हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। हम जो बहुत बार सुनते हैं या हमने पढ़ा भी है पर अच्छे से दिमाग में नहीं होता, बस तब तो हमने पढ़ लिया था ऐसे ही अक्षांश और देशांतर रेखाएं या जो भी है जैसे भी है। मैं आज आपको ग्लोब क्या है और जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो सब चीज़ें ये क्या हैं, विषुवत क्या होता है, टाइमलाइन क्या होती है, समय रेखा जिसको बोलते हैं, या डेट लाइन भी है, जो भी है इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये वीडियो जो है ये आपको ज्योग्राफी का बेस बनाने में काम आएगी। और सबसे बड़ी बात, जो सी टेट, एस टेट और एस एस टी का जो भी स्क्रीनिंग के टीजीटी एग्जाम होते हैं ना, उनमें यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है, पक्का आते हैं। इसके अलावा और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी भाई ज्योग्राफी से तो क्वेश्चंस आते हैं, तो ज्योग्राफी में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। तो अक्षांश और देशांतर, जिनको इंग्लिश में हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए भाई अब पढ़ना शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो में। ये जो चैप्टर है ये सिक्स क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है। ठीक है ना। तो चलिए भाई अब शुरू करते हैं। ये ऊपर तो भाई दे रखा है, पिछली क्लास में आपने ये पढ़ा वो पढ़ा, तो इन सब को हम छोड़ते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं ग्लोब से। अब ग्लोब विभिन्न प्रकार आकार के होते हैं, बड़े ग्लोब, छोटे ग्लोब, जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। ऐसे भी ग्लोब होते हैं जिनको आप पॉकेट में आसानी से रख सकते हैं। ठीक है ना। ये सब चीज़ें ग्लोब के बारे में बताई गई हैं। तो ये तो आप लोगों को पता भी होगा कि ग्लोब क्या होता है। ठीक है ना। ग्लोब क्या होता है भाई? ग्लोब एक हमारी जो पृथ्वी है उसका एक प्रतिरूप बनाया गया है, जैसे कि यहाँ देख लीजिए। ठीक है ना। ये इस तरह से राउंड राउंड एक फुटबॉल की तरह बनाया गया है। और इस पर जैसे हमारी अर्थ पर सारे ये जो जितने भी महाद्वीप हैं या महासागर हैं, ये जितने भी देश हैं, ठीक है ना, उन सबको जैसे यहाँ डिफाइन किया गया है। ये ऐसे जगह जगह ये यहाँ ऐसे, और ये महासागर है, पानी है इस एरिया में, ये सब डिफाइन किया गया है। तो ग्लोब पर भी अब ऐसा तो है नहीं कि हम आकाश में जाएं और ऊपर से जाके सभी को धरती पे दिखा सकते हैं, ऐसा तो कर नहीं सकते ना। तो इसके लिए ग्लोब क्या है, उसका एक छोटा रूप बनाया गया है अर्थ का, समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए। या जब रिसर्चर रिसर्च करते हैं, कुछ भी काम अर्थ के बारे में कुछ भी डिफाइन करना हो तो हम ग्लोब पे ही बताया जाता है। ठीक है ना। तो ये ग्लोब जो है ये क्या है, अर्थ का एक छोटा प्रतिरूप बनाया गया है जिससे हम आसानी से समझ सके। अब ये इसमें दिया है कि ग्लोब कुम्हार के पहिए की तरह घूमता है, ये वो, तो ये सब चीज़ आप देख सकते हो कि ग्लोब ये जैसे ऐसे घुमाएंगे तो घूमेगा। इसमें इसको टक किया हुआ है, टाक रखा है। ठीक है ना। तो चलिए ये तो हो गया ये सब ग्लोब के बारे में। ग्लोब पर जैसे इसमें लिखा है, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है। ठीक है ना। ये सब यहाँ दिखा रखा है। तो ग्लोब का आपको समझ में, ग्लोब क्या, एक तो बहुत बड़े ग्लोब होते हैं। ठीक है ना। जैसे ये ग्लोब था, इस तरह का ग्लोब होता है, वो बहुत बड़ा होता है। आपने अपने स्कूल में, क्लासरूम्स में या कई जगह देखा होगा। ठीक है ना। और अब क्या है, कुछ ग्लोब ऐसे भी होते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है कि ग्लोब गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं जिनमें हवा भर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है। उनको पॉकेट में भी डाल सकते हो आप, और बाद में उनको निकाल के उनमें हवा भर के आप ग्लोब बना के और बच्चों को क्लासरूम में या जहाँ भी ले जाना चाहते हैं वहाँ अच्छे से समझा सकते हो। ठीक है ना। और ग्लोब को भी जैसे हमारी धरती रोटेट करती है ना, हमारी अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो घूमती है, उसी के अकॉर्डिंग घूमते हुए दिखाया गया है। ठीक है ना। जैसे आप यहाँ देखोगे इन दो एक्सिस, इसमें ये जो एक एक्सिस है इसकी, इसमें टक कर रखा है इसको। ठीक है ना। तो ग्लोब को हम घुमा के, जैसे अर्थ रोटेट करती है ना एज इट इज, वैसे ही ग्लोब को भी रोटेट करके दिखाया गया है। जैसे हमारी अर्थ है, अब वो इतनी झुकी हुई है, देखिए ये टिल्टेड है, वरना ऐसे सीधी होती है ना। पर अब क्या है, ये ऐसे झुकी हुई दिखाई हुई है। ये ऐसे झुकी हुई दिखाई हुई है क्योंकि ग्लोब को भी उसी तरह दिखाया गया है, बिल्कुल उसी तरह रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लोब अर्थ को, जैसे अर्थ हमारी है, हमारी जो पृथ्वी है वो इसी तरह झुकी हुई है। ठीक है ना। तो ग्लोब में भी अर्थ को इसी तरह झुका हुआ दिखाया गया है। अभी हम देख लेते हैं, एक मिनट यहाँ। अभी देखिए, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं और रेखाओं, अब जैसे पूरी अर्थ है, अब अर्थ एकदम से गोल है। ठीक है ना। जैसे ये, अब आप ग्लोब को ले लीजिए, अब ये अर्थ भाई ग्लोब है वो अर्थ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अब हाँ, अर्थ के ऊपर जैसे अब ये कोई कंट्री है, इंडिया है या कोई और कंट्री है, अदर कंट्री है यहाँ, तो इसको बताने के लिए अब हम कैसे बताएंगे,
भी पूरी अर्थ के ऊपर तो बहुत सी कंट्रीज, बहुत से महाद्वीप है, और उन महाद्वीप के अंदर बहुत सी ये कंट्रीज हैं, देश हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे ऐसे मतलब कि मिनिमम बहुत ज़्यादा हैं। तो आप उनको कैसे बताओगे कि वो अर्थ पे कौन सी जगह पे है, कहाँ पर है? ये सब बताने के लिए ही अक्षांश और देशांतर को बनाया गया है, देशांतर रेखाएं को बनाया गया है, ठीक है ना। अभी इसमें आप आगे और देखिए, ये लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब के अंदर एक सुई लगी हुई है जो झुकी हुई अवस्था में है, उसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वो दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है, लेकिन इसे याद रखें इन दोनों में अंतर है। पृथ्वी में वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है जो अपने अक्ष पर घूमती हो, जो एक काल्पनिक रेखा है। चलिए भाई, अब इतना हमने इसको पढ़ लिया, अब ये क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। अब इसने बोला कि एक सुई, जैसे अभी ग्लोब में, अब आप यहाँ देख लीजिए, ये ग्लोब है, ठीक है ना, इसको देखते हैं अच्छे से, ये ग्लोब है। अब इसके अंदर ये सुई यहाँ से दिखाई हुई है और यहाँ निकाल रखी है, यानी कि ये क्या है, ये इसकी एक्सिस है, अक्ष है इसका, ये सॉरी अक्ष है ये, यानी कि इस पे अर्थ होना क्या चाहिए। वैसे अगर सीधी अगर देखें तो सीधी ऐसे होती है ना, ऐसे जाती है, यानी कि अर्थ इसकी आधी इधर आती और आधी इधर आती है ना, बट ऐसा नहीं है, नहीं है ना ऐसा। एक्स अर्थ का जो अक्ष है वो क्या है, इस तरह से है, ये है अर्थ का अक्ष। तो हमारी पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है। सीधी सी बात हम पढ़ते हैं ना कि पृथ्वी अपनी धुर्री पर, अक्ष या धुर्री इसी को बोला गया है, जो ये यहाँ है, यहाँ और इसको अक्ष, जो पृथ्वी की धुर्री है या अक्ष है वो इसी को बोला गया है, और वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब इधर झुकी हुई है, देखो इधर ऐसे थोड़ा सा झुकी हुई है, तो ये क्या है, ये यहाँ 23 डिग्री कुछ 1/2 यानी कि 23.5 डिग्री लगा लीजिए झुकी हुई है, ठीक है ना। ये यहाँ बताने की, यहाँ यही बताया गया है, और इसी अक्ष पर वो घूमती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, अब ये देखिए, अभी यहाँ तो हमने समझाने के लिए दिखाया कि ये अक्ष पर, मतलब कि ये जो पृथ्वी है जो ये अपने अक्ष पर झुकी हुई, तो पर ऐसा रियल में ये जो हमने इसको टक कर रखा है यहाँ ग्लोब में, इस फ्रेम के अंदर ग्लोब को, तो पर रियल में हमारी जो अर्थ है ना, रियल में हमारी धरती ऐसे किसी भी उस पर, मतलब कि उसके अंदर कोई सुई नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ इमेजनरी है, मतलब कि सोचा गया है, इमेजिन किया गया है चीज़ों को समझने के लिए, एक काल्पनिक लाइन, काल्पनिक माना गया है इसे, ठीक है ना, कि ये काल्पनिक सुई दिखाई गई है। रियल में ऐसी कोई सुई हमारी अर्थ में नहीं लगी हुई है, पर वो जो हमारी अर्थ है वो ब्रह्मांड में इसी तरह से झुकी हुई है, जितना ये यहाँ झुकी हुई है ना, हम ब्रह्मांड में भी हमारी अर्थ ऐसे ही टिल्टेड है, झुकी हुई है, ठीक है। तो चलिए भाई, अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा ना ये कि आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी अवस्था में दिखाई दे रही है जो अक्ष है, पर रियल में, ठीक है ना, सुई के चारों ओर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब यहाँ देखिए कह रहा है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जो हमारी अर्थ है ना वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है, ठीक है। पर लेकिन याद रखिए इन दोनों चीज़ों में अंतर है, कि इन दोनों चीज़ों में जो ये दिखाया गया है ना ग्लोब, इसके अंदर जो सुई लगी हुई है वो रियल में अर्थ में नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर अपने आप ही घूमती है, ये रेखा वगैरह कोई सब काल्पनिक है, ठीक है। अभी हम आगे और पढ़ते हैं, ध्यान से उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि ये झुकी हुई है, तो ये रियल में हमारी अर्थ है वो ब्रह्मांड में इसी तरह से सूर्य की तरफ, ठीक है ना, इसी तरह से अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, और ये ऐसे घूमती रहती है, जैसे ये घूम रही है ना अभी, ये अब ये देख लीजिए ऐसे घूमेगी, इस साइड से घूमती है, यहाँ से शुरू करती है घूमना और ऐसे इधर इधर घूमती जाती है। तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। आप मान लीजिए यहाँ सन निकला हुआ है, सन तो एक समझ लीजिए कि स्थिर है एक जगह पे, सन थोड़ा ही घूमता है, सन नहीं घूमता है, और ये हमारी अर्थ है। अब ये घूम रही है, अर्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है, और ये जो अपने अक्ष पर घूम रही है ना, ये अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है, तो ये क्या है, ये इससे डे नाइट बन रहे हैं, ये घूर्णन गति है इसकी। परिक्रमण गति होती है जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो ये घूर्णन गति जो हो रही है वो
पश्चिम से पूर्व की तरफ हो रही है, तो जो पूर्व में जो हिस्सा पहले आ गया अर्थ का वहाँ दिन निकल गया, अब वो उधर घूम जाएगा तो वो आगे चला जाएगा, उधर रात होती चली जाएगी, ये एरिया आगे आता जाएगा तो इधर क्या होती जाएगा, दिन निकलता जाएगा, यानी क्या सुबह होती जाएगी, दिन का टाइम आता जाएगा। जैसे फिर वो घूम के इधर आएगा, ये ऐसे इधर आएगा तो अब इधर दिन होता जाएगा ये, या फिर उधर चला जाएगा। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यही कि अर्थ जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, हमारी अर्थ क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ठीक है। तो और सूर्य एक जगह स्थिर है, ये समझ लीजिएगा आप। अभी अभी हमने ये देखा एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, दो बराबर भागों में ग्लोब को कौन सी रेखा बांटती है। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहा जाता है। जो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध, ये दोनों बराबर के आधे भाग, ठीक है ना, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त है, वृत्त मतलब सर्कल यह, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने में महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। चलिए अभी हमने इतना पढ़ा, हम इसी को समझते हैं। अब इसको हम इसके जरिए समझते हैं। अब आप मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ है, अब अर्थ में जो ये सर्कल बनाए हैं ना, ये सर्कल्स दिए हुए हैं, ये क्या है, ये कंप्लीट चारों तरफ से घूम रहे हैं इसके, अभी उधर का हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो इस तरह की जो रेखाएं खींची गई है ना, इनको कहा जाता है अक्षांश। क्या कहा जाता है, अक्षांश। और जो इसके सेंटर से जाता है ना, बिल्कुल विषुवत वृत्त जो इन्होंने बोला है, ये है विषुवत वृत्त, ठीक है ना। जो बिल्कुल बीचों बीच जाता है, ये जो दिया गया है ये वाला, ये डॉट डॉट लाइन में है ना, ये विषुवत वृत्त है। ये अर्थ के बिल्कुल सेंटर से जाता है, यानी अर्थ को ऊपर का हिस्सा उत्तर, ये उत्तरी ध्रुव यानी उत्तर, नीचे का हिस्सा जो है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा वो दक्षिणी ध्रुव है। यानी कि इसको ध्रुव मतलब इसको हिस्सों में बांट दिया तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बोल देते हैं इसे। भाई गोलार्ध का मतलब गोले का आधा, हमारी अर्थ जो है एक पूरा गोला है, उसको इसने हाफ बांट दिया ऐसे, ठीक है ना। तो हाफ होने से क्या हो गया, आधा गोला ऊपर बच गया, आधा नीचे बच गया अर्थ का। तो इसको उत्तरी गोलार्ध, इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और जो इसका ये सेंटर है ना, इसको ध्रुव बोल दिया, तो ये उत्तरी ध्रुव, ऐसे इसके नीचे है दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। अभी आप यहाँ समझिए फिर से, देखिए क्या कह रहे हैं। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाता है। विषुवत वृत्त हो गया जिसको 0 डिग्री हिंदी में हम 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको और आगे एग्जाम्पल से समझाऊंगी। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अभी मैंने बताया जैसे विषुवत वृत्त ये आ गया, ये विषुवत वृत्त था। अब यहाँ से ये गई, ये 20 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर, ये क्या है, अक्षांश है ये, ठीक है ना। ये इनको अक्षांश बोला गया। ये अक्षांश रेखाएं हैं जो अर्थ पर गोल गोल मतलब कि लेटी हुई लाइनें हैं, ठीक है ना। ये जो लेटी हुई लाइनें हैं ना, इनको क्या कहा गया है, अक्षांश कहा गया है। ये अक्षांश है, ठीक है। और ये क्या है, जो विषुवत वृत्त है ये 0 डिग्री बोला जाता है। इसे 0 अंश, इन मतलब कि हिंदी में इनको अंश कह देते हैं, इंग्लिश में डिग्री बोल देते हैं हम। ये अंश है ना, 0 अंश बोलते हैं जिसको, ये 0 डिग्री। ये क्या है, ये विषुवत वृत्त 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 0 है, ये क्या है, 0 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके आगे ये 20, फिर 40, फिर 60, ऐसे करके 80 और यहाँ के 90 आ जाता है, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो जो ये बीच वाली विषुवत वृत्त है, ये इस हमारी अर्थ को बराबर 2 हिस्सों में बांटती है। 90 ही इधर और 90 ही इस साइड है और 90 इस साइड है दक्षिण की तरफ। ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी ध्रुव, सॉरी उत्तरी गोलार्ध, और इस एरिया को उत्तरी ध्रुव, ऐसे नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारे इन रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश। जो ये गोल लेटी हुई
इनको लेटी हुई रेखाएं बोल लीजिए, आप कैसे बोल लीजिए, ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये एक दूसरे के समानांतर चलती है, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, ये इधर देखिए आप, इनके बीच का जो डिफरेंस है ये बराबर होता है, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, ऐसे इसके पीछे भी जाएंगे तो ऐसे इसके पीछे भी मिलेंगी, यहाँ भी बराबर, हर जगह, यानी कि ये समानांतर चलती हैं। जैसे रेल की लाइनें होती है ना, पटरियाँ होती हैं, वो कभी भी आपस में नहीं मिलती, बिल्कुल इक्वल गैप पर, यानी समानांतर चलती हैं। तो विषुवत वृत्त मतलब कि समझ लीजिए आप, ये जो लाइन है ये अक्षांश रेखाएं हैं और अक्षांश रेखाएं क्या होती है, समानांतर चलती हैं। और जो 0 डिग्री विषुवत वृत्त है वो हमारी अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है, एक ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला जो दक्षिण की तरफ होगा वो दक्षिणी गोलार्ध। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप यहाँ देखते हैं, हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था, अब आगे देखते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। अब इसमें थोड़ा सा टफ दिया हुआ है, मैंने आपको बता दी ना, विषुवत वृत्त को 0 डिग्री, डिग्री यानी कि जो ये अंश दे बोल रहा है, जिसको अंश बोल रहा है उसको हम डिग्री बोल देते हैं, ठीक है ना। तो विषुवत वृत्त क्या है, 0 अंश को दर्शाता है, ठीक है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चार वृत्त की चौथाई है। अब यहाँ पढ़ते हैं ना, जब ऐसा लगता है क्या पढ़ गए, अटपटा सा लगता है, पर ध्यान से समझिए। जो विषुवत वृत्त है, यानी कि इसको इंग्लिश में हम इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत वृत्त को इक्वेटर। आप अगर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की टर्म्स को भी समझ लेंगे ना तो पढ़ना काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इक्वेटर बोला जाता है विषुवत वृत्त, जो हमारी अर्थ को सेंटर से डिवाइड करता है ना, इसको हम विषुवत वृत्त बोलते हैं, जिसको विषुवत वृत्त को हम इक्वेटर भी कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। तो ये दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, अब ये देखिए आप, एक मिनट हम वापस हमारे इस पे चलते हैं, हाँ, और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं इसमें। अभी आप देखिए ये क्या कह रहा है, जो ये अर्थ का जो ये है ना, ये लगा लीजिए ऐसे करके इसके चारों तरफ से हमने इसको माप लिया। तब ये क्या कह रहा है, जो ये इस ध्रुव से लेके और इस ध्रुव तक की दूरी 90 डिग्री है, यानी कि विषुवत वृत्त से लेके उत्तरी ध्रुव तक की दूरी 90 डिग्री है। मानो आप यहाँ से लेके इसको, हमने मान लीजिए इस अर्थ से ऐसे पीछे से ले जाके हमने इसको माप लिया, ऐसे एक किसी भी चीज़ से माप लिया, तो ये जो कंप्लीट है ना ये 360 है, ठीक है। कंप्लीट क्या है, ये 360 है। अब ये जो 360 है ना, तो अब ये देख लीजिए यहाँ से ये 1/4 है, और इस विषुवत वृत्त से यहाँ तक 1/4, और विषुवत वृत्त से जो दक्षिणी वृत्त आएगा नीचे, जो दक्षिणी ध्रुव है वो 1/4 होगा, और ऐसे इसके पीछे फिर ये 1/4, एक हिस्सा यहाँ और एक हिस्सा यहाँ, यानी कि ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा। एक मिनट में आपको दोबारा बताती हूँ, सारा मिटा के, आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। अब आप समझिए, देखिए यहाँ से समझिए। अब ये जैसे इसके चारों तरफ हमने एक सर्कल लगा दिया, चारों तरफ से इसको माप लिया, अब ये विषुवत वृत्त यहाँ आ गया, तो ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 1/4 है, ये 1/4 90 डिग्री, ठीक है। किसका 1/4, अब इसके चार पार्ट तो होंगे ना, एक हिस्सा ये हो जाएगा, दूसरा हिस्सा हम यहाँ मान लेते हैं ये हो गया, तीसरा हिस्सा ये हो गया, और ये हो गया चौथा हिस्सा। क्योंकि ये जो विषुवत वृत्त है, अब इसने एक हिस्सा यहाँ बांट दिया, ठीक है ना, एक हिस्सा इसका दक्षिण तक, ये दक्षिणी ध्रुव यहाँ आएगा, इसके नीचे दक्षिणी ध्रुव दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो दक्षिणी ध्रुव तक एक पार्ट हो जाएगा विषुवत वृत्त से। यानी कि ये जो अर्थ को हाफ सेंटर में डिवाइड कर देती है, हमारे अर्थ को आधे दो हिस्सों में बांट रही है, तो एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इसके पीछे, एक हिस्सा इसके इधर, यानी कि दो हिस्से पीछे की तरफ, दो आगे की तरफ। तो विषुवत वृत्त यानी कि ये क्या है कि ये 1/4 होगा, फिर समझ में आया आपको, ये 1/4 होगा, यानी 90 डिग्री आ जाएगा भाई। 360 को अगर चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो 90 डिग्री तो आता है ना, तो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए तो अब ये समझ में आ गया, 90 डिग्री आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, यानी कि हम ये 90 अंश आ गया, 90 अंश का मतलब, अंश में यहाँ डिग्री जो बोल रही है वो अंश ही है, 90 अंश है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। अभी जो बताया था मैंने, ये नीचे की तरफ जैसे ये जा रहा है, तो ये 90 अंश दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा, ये 90 अंश उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ऐसे ही सब पीछे की तरफ हो जाएगा। इधर भी ये 90 अंश उत्तरी अक्षांश और ये 90 अंश दक्षिणी अक्षांश, ठीक है ना। चलिए अभी हम और आगे समझने की कोशिश कर पढ़ते हैं।
अब इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, ठीक है, अभी मैंने बताया था उत्तरी गोलार्ध के अंदर भाई अर्थ ने जो विषुवत वृत्त है या इक्वेटर हम इसको इंग्लिश में बोल देते हैं, इसने हमारी अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जो ऊपर का हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा वो दक्षिणी, तो उनमें आने वाली रेखाएं जो आएंगी वो उत्तरी अक्षांश और नीचे वाले जो रेखाएं आएंगी वो दक्षिणी अक्षांश कही जाएंगी, ठीक है। अब विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहेंगे, ठीक है भाई। इसलिए प्रत्येक अंश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण लिखा जाता है। ये कुछ खास नहीं। चलिए अब हम इसको है ना, ये जो इसमें दिया है कि उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर ब्राजील और ब्राजील जो दक्षिण अमेरिका के बेलो हॉरिजेंटो में है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में और बेलो हॉरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर में और बेलो हॉरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। तो इसको हम चलिए यहाँ इस पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ ही देख लेते हैं, चलो इसी एग्जाम्पल में आ जाते, इसी पे आ जाते हैं एक बार। अब इन्होंने क्या कहा है, ये तो विषुवत वृत्त हो गया, ठीक है ना, ये हो गई हमारी विषुवत वृत्त। अब ये कह रहा है कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री उत्तर में यानी कि यहाँ, ठीक है। अब ये कोई बोल दे कि महाराष्ट्र भी 20 डिग्री पर है और जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है वो भी 20 डिग्री पर यहाँ है, और जो अभी बताया बेलो हॉरिजेंटो वो भी 20 डिग्री में है। अब 20 डिग्री अगर उत्तर और दक्षिण ना बताएं तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ है या यहाँ है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा, अब उन्होंने ये बोल दिया कि चंद्रपुर तो 20 डिग्री उत्तर यानी कि इस पर है और बेलो हॉरिजेंटो जो वो 20 डिग्री दक्षिण यानी कि यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इनसे क्या होता है, हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा सकते हैं, ठीक है ना, कि कौन सी चीज़, कौन सी जो लोकेशन है किसी जगह की वो कहाँ है। अब आप जैसे कोई ओला बुक करते हो, जोमेटो वाले को ऑर्डर देते हो या कोई भी ऑनलाइन हम चीज़ें भी ऑर्डर करवाते हैं, तो हम क्या अपनी लोकेशन सेंड करते, एग्जैक्ट लोकेशन वो हमारी कहाँ से कैसे पता लगाते हैं, वो एग्जैक्ट लोकेशन हमारी इन्हीं से अक्षांश और देशांतर से पता लगाते हैं। अभी हम अक्षांश को पढ़ रहे हैं, जब देशांतर को पढ़ेंगे आगे इसी वीडियो में तो उनको भी देखेंगे, ठीक है ना। तो किसी चीज़ की, किसी भी कोई स्टेट है, कोई कंट्री है, कोई भी किसी भी बिल्डिंग है या कोई भी जगह है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए, अर्थ के ऊपर एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई गई हैं। ये आपको समझ में आ गया ना, जो अभी बताया था इसमें, ये बेलो हॉरिजेंटो और ये चंद्रपुर वाला एग्जाम्पल जो दिया था। अच्छा अब आगे चलते हैं भाई। अब आप एक बार इसको देख लीजिए, ये जो है ना, चलो पहले इसके बारे में पढ़ाते हैं फिर इसको समझते हैं। ये एग्जाम्पल्स थोड़े ऊपर नीचे दिए हुए हैं। एक मिनट भाई, थोड़ा टाइम लग रहा है इसको, हम भी भाई थोड़ा सा पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं। अभी देखिए ये क्या कह रहा है कि महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में पढ़ लेते हैं। विषुवत वृत्त है उसको 0 डिग्री बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। उत्तरी ध्रुव को 90 डिग्री उत्तर बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव को 90 डिग्री दक्षिण कहा जाता है। तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये होते क्या हैं, ठीक है ना। 0 डिग्री उत्तरी, 0 डिग्री तो जो विषुवत वृत्त है या इक्वेटर है, जो सेंटर लाइन बनाई गई है जो अर्थ को 2 हिस्सों में बांटती है उसे, ठीक है। अब आगे इधर आ जाते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है, ठीक है ना, कर्क रेखा जो 23 डिग्री उत्तर में, 23 से 1/2 डिग्री उत्तर में होती है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होती है, मकर रेखा वो जो 23 से 1/2 डिग्री दक्षिण में होती है। विषुवत वृत्त जो होते हैं वो 66 से 1/2 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66 से 1/2 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब इनको और देख लेते हैं, इनको देखिए, यहाँ ये दे रखा है, यहाँ समझिए। अब ये दिया है, ये देखिए, ये तो हमारा हो गया विषुवत वृत्त 0 डिग्री पर, ठीक है। अब इसके ऊपर इधर 23 डिग्री एक सही, सॉरी 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर यानी कि 23.5 कर्क रेखा। अब ये ध्यान रखिएगा, जो उत्तर की तरफ है वो कर्क रेखा है, ठीक है ना, ये उत्तर की तरफ क्या है, कर्क रेखा। अब इसी 0 डिग्री के नीचे की तरफ जो है ना 23 सही 1/2 दक्षिण में, उसको मकर रेखा कहा गया है।
अब इसको आप याद कर लीजिए, सिर्फ एक को याद कर लीजिए, दूसरा आपको समझ में आ जाएगा। बस ये याद कर लीजिए, दक्षिण मक्कार, यानी कि दक्षिण की तरफ मकर रेखा है, ये आपको याद हो जाएगा। तो कर्क रेखा जो है वो एग्जैक्टली अब फिर अपने आप समझ में आ जाएगी, कर्क रेखा बच गई, वो उत्तर की तरफ है। तो दक्षिण क्या है, मक्कार है, तो दक्षिण की तरफ है वो मकर रेखा, और उत्तर की तरफ है वो कर्क रेखा है। और ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही 23 से 1/2 डिग्री पर है। 23 से 1/2 डिग्री उत्तर आ जाता है तो आपको कर्क रेखा लिखना है, और अगर 23 से 1/2 डिग्री दक्षिण आ जाता है तो आपको मकर रेखा लिखना, याद रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस जो है एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे कि 23 से 1/2 डिग्री उत्तर को क्या कहा जाता है, मकर रेखा, कर्क रेखा, या उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ऐसे करके ऑप्शंस डाल दें, ठीक है ना। तो आपको कैसे पहचानोगे आप, ये ध्यान रखिएगा। तो दक्षिण मक्कार करके याद कर लो भाई। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। ये आपको समझ में आ गया, ये हमारे 0 डिग्री, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। अब और चलते हैं, अब जो बताया 66 से 1/2 डिग्री, ये इसके जो ऊपर बसता है ना, ये उत्तरी ध्रुव बच जाता है। और ये कौन सा, 66 से 1/2 डिग्री उत्तर, उत्तरी ध्रुव, 66 से 1/2 डिग्री दक्षिण, दक्षिणी ध्रुव बच गया, ठीक है ना। और ये जो बीच का एरिया बच गया, अभी इसमें मतलब कि टेम्परेचर को भी, तापमान को भी डिवाइड किया गया है इसी एग्जाम्पल में, पर पहले हम उसको पढ़ के आते हैं, इसी मैप में हम समझाएंगे, पर पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया विषुवत रेखा, ये तो हमने सब पढ़ लिए भाई, मकर रेखा, कर्क रेखा, ठीक है ना, आप इनको याद कर लीजिएगा। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध, ताप कटिबंध क्या है, अभी हमें इनको पढ़ना है, पृथ्वी के ताप कटिबंध। तब देखिए, कर्क रेखा मकर रेखा के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र को अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर पर नहीं होता, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुववृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो चलिए भाई, इसको हम पहले एक बार मैप में जाके समझते हैं, वापस चलते हैं, अब ईस्वी पे आ जाते हैं। देखिए, अब हम इनको सबको मिटा देते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। अभी क्या कह रहा है, ये जो 0 डिग्री है ना, अब आप मान लीजिए यहाँ सन है, ठीक है ना, ये सन है, सन की रेज आ रही है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। अब आप देखिए, जो ये एरिया है ना, 23 डिग्री 1/2 उत्तर, 23 डिग्री 1/2 दक्षिण, सॉरी 23 से 1/2 डिग्री दक्षिण जो है, इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी होती है ना, एकदम डायरेक्ट आती है सामने सीधी, और इतनी मतलब कि यहाँ जो तापमान होता है ना, वो सूर्य के जो ताप होता है वो सबसे ज़्यादा हमारी अर्थ पर इसी एरिया में रिसीव किया जाता है, इसी एरिया में सबसे ज़्यादा तापमान आता है, सूरज की गर्मी सबसे ज़्यादा यहीं आती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा गया है। क्या कहा गया है, उष्ण कटिबंध। अगर उष्ण कटिबंध का एरिया पूछ लिया जाता है तो आपको कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में विषुवत वृत्त तो उसमें आ जाते हैं, यानी कि 23 से 1/2 डिग्री उत्तर और 23 से 1/2 डिग्री दक्षिण के बीच का जो एरिया है वो उष्ण कटिबंध एरिया है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो ये एरिया है, ठीक है। अब उसके बाद 23 से 1/2 डिग्री से 66 से 1/2 डिग्री उत्तर की तरफ जो है वो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण, ठीक है ना। शीत उष्ण, यहाँ ठंड भी होती है और गर्मी भी, मतलब कहने का यह कि यहाँ इस एरिया से कम गर्मी होती है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इससे कम जो गर्मी होती है ना, या हीट होती है सूरज की, वो कम जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ सूरज की किरणें सीधी ना जाकर ऐसे जाती हैं, ऐसे टिल्टेड जाते हैं, ठीक है, सूरज की रोशनी जा रही है ऊपर की तरफ, तो यहाँ कम पहुँच पाते हैं, यहाँ एकदम डायरेक्ट इसके सामने जाती है और यहाँ कम जाते हैं। तो इसलिए ये जो बीच का एरिया है ये उत्तर शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान से देखिए, ये एरिया क्या है, उत्तर शीतोष्ण। अगर उत्तर शीतोष्ण कटिबंध पूछा जाता है तो 66 से 1/2 डिग्री जो ये दिया हुआ है ना, 66 से 1/2 डिग्री उत्तर से 23 से 1/2 डिग्री उत्तर के बीच का जो ये एरिया है ये उत्तर शीतोष्ण कटिबंध है। और इसके ऊपर जो है, यहाँ तो सूर्य की रोशनी मतलब कि सूरज की हीट बहुत कम जाती है, रोशनी तो होती है, दिन तो वहाँ भी निकलता है, पर जैसी चमक वाली धूप या एकदम गर्मी वहाँ नहीं होती है, इसलिए ये एरिया तकरीबन हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है या बर्फ जमी रहती है, ठंड ज़्यादा होती है, गर्मी कम होती है। तो ये जो और एरिया है ये उत्तरी ध्रुव है या उत्तर शीत कटिबंध, ये उष्ण कटिबंध, यहाँ उष्ण कटिबंध आएगा,
ये जो है उष्ण कटिबंध, यहाँ उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तर की तरफ है तो भाई उत्तरी शीतोष्ण लगा देना। ये आपको ध्यान रखना होगा भाई इन डिग्रीज में अगर उत्तर दिया होगा तो। और ये जो एरिया ऊपर दिया है हमारा, ये उत्तरी शीत कटिबंध, ठीक है ना, एकदम फ्रिज जमा देने वाली ठंड होती है, तो ये फ्रिज जोन हो जाता है, ठीक है। और ये अभी इधर ऐसे ही इधर की तरफ आ जाते हैं। अब वही 23 से 1/2 दक्षिण से लेके 66 से 1/2 डिग्री दक्षिण के बीच का जो एरिया है वो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और वही 66 डिग्री से लेके फिर यहाँ 90 आ जाता है। 66 से 1/2 से यहाँ क्या है 90 डिग्री है, और यहाँ भी 90 डिग्री है। तो ये 66 से 1/2 दक्षिण में और 90 डिग्री दक्षिण के बीच के जो एरिया है वो दक्षिणी शीत कटिबंध है, ठीक है ना। आपको समझ आ गया होगा ये तापमान का डिवाइडेशन जो इसमें हो रहा है, टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है हमारी अर्थ पर। तो आपको पता होना चाहिए उष्ण कटिबंध हो गया 23 से 1/2 उत्तर से 23 से 1/2 दक्षिण के बीच में। फिर 23 से 1/2 उत्तर से 66 से 1/2 उत्तर के बीच में ये आ जाएगा आपका उत्तरी शीतोष्ण। और ये 23 से 1/2 उत्तर दक्षिण से 66 से 1/2 डिग्री दक्षिण में आ जाएगा आपका दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और उसके आगे 66 से 90 के बीच में आ जाएगा दक्षिण की तरफ दक्षिणी ध्रुव। और ये उत्तरी ध्रुव यानी कि उत्तरी शीत कटिबंध दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा टेम्परेचर के बारे में। ये हमने समझ लिया शीत कटिबंध का। और ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं हम देशांतर क्या है। हमने अक्षांश पढ़ लिए, उसके बाद हमने ये जो टेम्परेचर को डिवाइड करते हैं शीतोष्ण उष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध पढ़ लिए। अब हम चलते देशांतर की तरफ। देशांतर क्या है, जैसे अक्षांश थी वैसे ही देशांतर। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त और भी जानकारी चाहिए भाई, बिल्कुल चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, अब आप एक बात बताओ, हम यहाँ चलते हैं किसी, 1 मिनट, हाँ जी, चलो वैसे ही आपको बता देते हैं एग्जाम्पल से। नहीं चलिए ठीक है, अभी आ जाते हैं वापस हमारे इन पे आ जाते हैं अक्षांश पे। देखिए थोड़ा सा आपका टाइम ले रही हूँ ज़्यादा, और थोड़ा सा हट, आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको इजीली थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रही हूँ। ये चैप्टर ही ऐसा है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया जाएगा। अब आप देखिए, अब आपको ये बता दिया कि 20 डिग्री उत्तर है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बस इस पर एक ही जगह है, मतलब कि एक ही कंट्री है। अब यहाँ भी इस पर कंट्री है, यहाँ भी है, यहाँ भी कोई ना कोई हर, मतलब कि इस जो 20 डिग्री उत्तर है इस पर बहुत सी बिल्डिंग्स हैं या बहुत सी जगह हैं, बहुत सी प्लेस है, बहुत कोई शहर है, कोई गांव है, कोई स्टेट है, कोई कंट्री, कोई द्वीप है, कुछ भी है, ठीक है ना। अब उसकी लोकेशन आप क्या कहोगे कि भारत भी 20 डिग्री उत्तर पर है, और भारत के साथ आ गया कोई और कंट्री लग रही है वो भी 20 डिग्री उत्तर पर है, वो भी 20 डिग्री उत्तर पर है। तो अब हम एग्जैक्ट लोकेशन पर कैसे पहुंचेंगे भाई, 20 डिग्री उत्तर की जो ये अक्षांश है इस पर तो बहुत सी कंट्रीज हैं, तो इसके लिए देशांतर बनाई गई है, ठीक है ना। ऐसे देशांतर रेखाएं ऐसे बनाई गई हैं, जो ये लंबी लंबी रेखाएं बनाई गई हैं ना हमारी पूरी अर्थ पर, इनको देशांतर बोलते हैं। और इसी को एग्जैक्ट समझाने के लिए भी किसी चीज़ की बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, अब मान लीजिए इसको देशांतर 4 डाल दिया हमने, तो 20 डिग्री उत्तर अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर आए थे कि अक्षांश और देशांतर क्यों जरूरी है। तो देशांतर का हमें पता चला हमें क्यों जरूरी है देशांतर, कि किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन सिर्फ हम अक्षांश से नहीं पता चला लगा सकते, इसलिए देशांतर का होना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम, यहाँ तो हम समझने के लिए आए थे, अब आगे हम वापस वहीं चलते हैं देशांतर पर। यहाँ था हम देशांतर पर। तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के देशांतर की जानकारी आवश्यक होती है। आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर है 20 डिग्री पर उनकी सही स्थिति जानने के लिए हमें उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली पूर्व या पश्चिम की ओर इन रेखाओं को भी समझना पड़ता है, देशांतर को भी, ठीक है ना। तो चलो अब एक बार देशांतर को यहाँ समझ लेते हैं। देखिए इस पर ये जो है ये अक्षांश और देशांतर का जाल बना हुआ है। ये तो क्या हो गई आपकी अक्षांश हो गई, और ये आपकी हो गई देशांतर, ठीक है ना। तो इनको चलिए आप देखिए एक बार। अब आप यहाँ देखिए ये जो 0 डिग्री है ये आपकी है क्या है, विषुवत वृत्त। अक्षांश की 0 डिग्री है
और ये देशांतर की भी 0 डिग्री ली गई है भाई। अब शुरू कर दी, कहाँ से शुरू करें? अब ये इतनी लाइनें डाल तो दी, अब इनमें कोई कहीं से शुरुआत तो होगी ना, तो इसलिए इसको माना है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे करके ये कितनी है, जैसे देश अक्षांश 90 उत्तरी गोलार्ध में थी और 90 दक्षिणी गोलार्ध में थी, ऐसे ही इनको दो उत्तर से ध्रुव की तरफ ये खींची गई, उत्तर से दक्षिण की तरफ तो ये खींची गई हैं, पर ये डिवाइड कहाँ कर रही हैं? ये डिवाइड कर रही हैं अर्थ को इधर, ये पूर्व में और ये पश्चिम में, ठीक है ना। तो ये जो इधर खींची है इतना ही वो उधर से भी खींची गई है, दूसरी तरफ भी है। ये भी तो अर्थ को 2 हिस्सों में बांट रही है ना, हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो जो ये थी हमारी अक्षांश, ये तो उत्तर और दक्षिण में बांट रही थी, और ये जो है देशांतर इनको बोला गया है, ये है, ये पूर्व और पश्चिम 2 हिस्सों में बांट रही है। और इनकी संख्या कितनी है? 180 इधर और 180 इधर है, ठीक है ना। तो ये कितनी है? 360 है, ठीक है। और ये कितनी थी? ये 90 इधर थी, 90 इधर थी, और एक इसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है ना। ये 181 थी, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने अब ये समझा होगा कि ये पूर्व की तरफ इधर और पश्चिम की तरफ इधर, देशांतर भी 180, सॉरी हाँ, ये 180 इधर है और 180 इधर है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो देशांतर कितनी है? टोटल देशांतर 360 है, जिसमें से एक ली गई है मुख्य प्रमुख याम्योत्तर 0 डिग्री पर, ठीक है ना। देशांतर में कौन सी है 0 डिग्री? प्रमुख याम्योत्तर। और अक्षांश में है कौन 0 डिग्री? विषुवत वृत्त, ठीक है। अब चलिए इसी को अब आगे पढ़ लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये देखिए कि 0 डिग्री देशांतर याम्योत्तर कहते हैं, यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। अभी जैसे हमने इसमें पढ़ा था, यहाँ अभी हमने देखा था यहाँ एक, अब ये पूर्व में है, पूर्व में तो 1 2 3 4 5 ऐसे 180 डिग्री है, और ये पश्चिम में तो 1 2 3 4 5 ऐसे 180 डिग्री पश्चिम में है। अगर पूर्व की बोली जाएंगी तो 0 डिग्री जो प्रमुख याम्योत्तर है इससे आगे वाली पूर्व की, और पश्चिम की अगर देशांतर रेखा बोली जाती है कि 20 डिग्री देशांतर पश्चिम में, तो हम इधर काउंट करेंगे, और अगर 20 डिग्री देशांतर पूर्व में बोली जाएगी तो हम इधर काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। अब ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध, जैसे पश्चिम का एरिया पश्चिमी गोलार्ध, पूर्व का एरिया पूर्वी गोलार्ध। इसीलिए किसी भी स्थान को पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, इसलिए किसी भी स्थान को देशांतर के आगे पूर्व के लिए, और देशांतर के आगे पूर्व लिख दिया तो पूर्व को बताएगी, और पश्चिम लिख दिया तो पश्चिम को बताएगी। चलो ये तो ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ग्लोब का अक्षांश समांतर रेखाओं और देशांतरी याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखिए। ग्रिड हमने समझ लिया भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पढ़ लेते हैं असम में, अभी थोड़ा सा यहाँ पढ़ लो आप, वो ऊपर जो बता दिया मैंने वही लिखा हुआ है। अब उदाहरण के लिए आप समझिए, असम में धुबरी जो है वो 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है ना। अब हम इसको देखते हैं, इसको देख के हम थोड़ा समझते हैं कि 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब आप इसमें समझिए यहाँ, अब आपको यहाँ पता लगाना है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी अक्षांश यानी कि ये 0 है, अब ये कितना है 30 है, तो 0 से 30 के बीच में, सॉरी ये 20 है, ये वाली लाइन 20 की है। देखिए हमने देखी ना अक्षांश, पहले हम अक्षांश को देखेंगे। तो उत्तर में, उत्तर यानी कि अब ये इक्वेटर है, इससे ऊपर जाएंगे उत्तर की तरफ, तो ये 20 है, तो मान ली यहाँ आ जाएगा 26 डिग्री, ठीक है ना। 26 डिग्री हम इसको मान लेते हैं, ये आ गया 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि यहाँ से। अब दक्षिण में ना, सॉरी, अब देशांतर में क्या है 90 डिग्री पूर्व। अब पूर्व कौन सा है? पूर्व ये है, तो 60 डिग्री तो ये गया, पूर्व का एरिया तो ये हो गया ना, 30 डिग्री पूर्व 60 डिग्री पूर्व, ऐसे ही 30 60 के बाद अब क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। तो एग्जैक्ट यहाँ जहाँ हमने टिक लगाया सही वही निकला है भाई, क्योंकि एक लाइन छोड़ के 30 के बाद ये छोड़ी, फिर 60 है, ऐसे 60 के बाद हम एक छोड़ेंगे तो ये यहाँ आ रही है, और यहाँ हमने 26 ना पता, तो ये तो 26 डिग्री उत्तर देशांतर, और ये 90 डिग्री क्या हो गया 90 डिग्री, सॉरी ये तो 26 डिग्री
उत्तर देश अक्षांश हो गया 26 डिग्री उत्तर अक्षांश यहाँ, और ये ऊपर से आ गई, ये क्या हो गई 90 डिग्री देशांतर। ठीक है ना, तो हम ऐसे हमने पता लगा लिया कि असम का धुबरी कहाँ है, यहाँ पर है। ना हमें इंडिया को देखने की जरूरत पड़ी ना किसी चीज़ को, सीधा हमने एग्जैक्ट लोकेशन इससे पता चल ली। तो ये जो भी हमारे यानी डिलीवरी होती है किसी भी सामान की किसी भी चीज़ की, तो एग्जैक्ट लोकेशन हमारी ऐसे पता लगाई जाती है। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं। अब जैसे मैप में दे रखा है, अब मैप में आप देख लीजिए थोड़ा सा कि कौन सा कहाँ क्या है। ठीक है ना, अब चलो मैप के बारे में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं, अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। देशांतर और समय, जो देशांतर है ना वो अब आपको क्या बताते हैं, समय बताता है, ये ध्यान रखिएगा। जो अक्षांश थी वो तो हमने देखा था कि वो तो टेम्परेचर को डिवाइड कर रही थी, पर देशांतर समय को बताती है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी और चंद्रमा और ग्रहों को सूर्य, तो पहले क्या करते थे, पहले ना घड़ी होती थी ना कुछ होता था, तो हम सीधी सी बात है किससे पता चलता था, सूर्य के निकलने से, कि भाई सूरज सर पर है, दोपहर है। अब हमारी सूरज बाद में पता चलता था कि थोड़ा सा ढल गया, हमारी जो छाया के अकॉर्डिंग जैसे परछाई बनती थी उसके अकॉर्डिंग पता लगा लेते थे कि क्या हो गया, अब सूर्यास्त हो गया तो क्या हो गया, रात होगी, सब ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अभी आप देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं, जो ग्रीनविच का काम आ गया। अब देखिए, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। अब याम्योत्तर हमने क्या पढ़ा था, जो प्रमुख याम्योत्तर हमने पढ़ी थी, एक लाइन जो हमने देखी थी अर्थ पे, प्रमुख याम्योत्तर है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फिर वापस मैप पे चलते हैं। प्रमुख याम्योत्तर है वो कहाँ से ली गई है, वो ग्रीनविच से ली गई है। ग्रीनविच कहाँ, ब्रिटेन से। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे, और जो स्थान ग्रीनविच मतलब कि पश्चिम में है उनका स्थान ग्रीनविच से पीछे। ग्रीनविच क्या है भाई, ग्रीनविच है, ग्रीनिच क्या है, ग्रीनिच क्या है, ग्रीनिच है भाई जो मेन याम्योत्तर रेखा है ना, जो प्रमुख याम्योत्तर है उसको ग्रीनिच बोला गया है। अब देखिए, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, और वो हर घंटे में 15 डिग्री, और एक घंटे में कितना घूमती है, 15 डिग्री, और 4 मिनट में कितना घूमेगी, 1 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजे 12 बजे हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा, 1 घंटा आगे हो जाएगा। अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच से 15 पश्चिम का समय ग्रीनिच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। अब इस बात को हम एक बार मैप पे चल के अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मैं आप यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ। इस मैप पे देखिए, अब ये जो हमने बताया था यहाँ में उत्तर रेखा है उसको ग्रीनिच माना, ग्रीनविच यानी कि वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है ब्रिटेन के राजकीय वेधशाला जो है ग्रीनविच, वहाँ से ली गई है। जैसे कि ये दी है, ये जो दिखा रखे है ना, सॉरी, ये टाइम लाइन है, ये जो जी 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 लिखा हुआ है ना, ये यहाँ, ये क्या है आपकी टाइम लाइन है। ये थोड़ा सा तिरछी तिरछी ऐसे निकाली गई है ताकि एरियाज ना कटे। ठीक है ना, तो ये क्या है, ग्रीनविच है। अब आप ये समझिए इसके आगे, इस अब ये जो मानचित्र पर है, ग्लोब पर नहीं है, राउंड में नहीं है, तो इसलिए सीधी दिख रही है। इसके आगे की जो ये लाइनें दे रखी हैं, ये जो देशांतर है ये पूर्व की तरफ है और इधर वाली पश्चिम की तरफ है। अब ये कह रहे हैं यहाँ 12 बजे हैं, ग्रीनविच पर अगर 12 बजे हैं तो आगे क्या होगा, टाइम आगे जाएगा ग्रीनविच से। अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमने पढ़ा था कि जो एक लाइन है, ये एक देशांतर है, इसके बीच में 4 मिनट का अंतर है। ठीक है ना, एक के बीच में अगर कोई कोई देश है वो 15 देशांतर आगे आ गया, 15 देशांतर आगे है और एक में 4 का है, तो 15 चौक 60, यानी कि 60 मिनट हो जाते हैं, 1 घंटा हो जाता है। अगर ग्रीनविच यानी यहाँ है जो जीरो याम्योत्तर है, प्रमुख याम्योत्तर है, इसे ग्रीनविच, ये मतलब ये ग्रीनविच से ली गई है। ग्रीनविच जो एरिया है ना वहाँ इसको फिक्स माना गया है, वहाँ से इसको जीरो लिया गया है। और ये कहाँ है, ब्रिटेन में है ग्रीनविच राजकीय वेधशाला, यहाँ से इसे लिया गया है। अब ये समझ लीजिए इसको जीरो माना है, तो ये 1 2 3 4 करके ऐसे लाइनें आगे जा रही हैं, तो हर एक लाइन का जो डिफरेंस है, यानी हर एक देशांतर के बीच में
एक से दूसरे देशांतर के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस है। अब इस 4 मिनट के अकॉर्डिंग जितनी भी देशांतर बढ़ती जाएंगी ना, उनको 4 से हम गुणा करके देख लेंगे कि कितने मिनट आगे गए, वो कितने घंटे आगे है, ठीक है ना। तो जैसे 15 देशांतर आगे कोई है तो वो 1 घंटा आगे हो जाएगा, और ऐसे ही 15 देशांतर कोई पीछे है, पश्चिम की तरफ है मान लीजिए यहाँ, तो वो क्या हो जाएगा, वही 1 घंटा पीछे हो जाएगा। अब ये सॉरी इधर देखिए, वो 1 घंटा क्या हो जाएगा, अब ये पीछे चला गया तो 1 घंटा पीछे हो जाएगा, है ना, और ये आगे चला गया तो 1 घंटा आगे हो जाएगा। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ग्रीनविच से पश्चिम की तरफ जो देश होंगे ना, ग्रीनविच से पश्चिम की तरफ यानी कि इधर, ये तो क्या रहेंगे, उससे पीछे रहेंगे। अगर ग्रीनविच पर 12 बजे हैं तो यहाँ क्या बजेंगे, 11, ठीक है। और अगर पूर्व की तरफ कोई देश है, ग्रीनविच से 15 लाइन मतलब कि 15 देशांतर आगे कोई देश है, तो वहाँ क्या होगा, अगर यहाँ 12 बजा है तो वहाँ क्या बजेगा, यहाँ बजेगा 1, कितना बजेगा, यहाँ 1 बजेगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है कि ग्रीनविच से पूर्व की तरफ टाइम आगे जाएगा और ग्रीनविच से पश्चिम की तरफ क्या होगा, टाइम पीछे जाएगा। अगर ग्रीनविच पर 12 बजे हैं तो पूर्व की तरफ हर एक देशांतर में 4 मिनट का टाइम बढ़ता जाएगा, और अगर ग्रीनविच पर 12 बजे हैं तो पश्चिम की तरफ हर एक देशांतर में क्या होगा, ये वही 4 मिनट का टाइम घटता चला जाएगा, हर 4 मिनट का टाइम। समझ में आया आप लोगों को, तो ठीक है। अब आगे समझते हैं, आगे पढ़ते हैं। यही ये बताने की कोशिश की गई है यहाँ, अब इसको हम ध्यान से देख लेते हैं। देखिए, ये जो इतनी रामायण इसके अंदर हो रखी है ना, जो पढ़ने से समझ नहीं आई हमने मैप में समझ ली, सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कि ग्रीनविच से एक एक देशांतर का डिफरेंस 4-4 मिनट है। अगर ग्रीनविच पर 2 बजे हैं, आगे घंटा होगा तो 3 मतलब कि 15 देशांतर आगे तो 3 बजेंगे, 20 देशांतर आगे तो 15 चौके सॉरी 20 चौक 80, 80 यानी कि 60 और 1 घंटा 20 मिनट आगे हो जाएगी। इस तरह से आप कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से एक बार आप बुक को खोल के पढ़ लीजिए, ठीक है। अब इसमें सब यही रामायण है भाई, ये जो लिखा हुआ है। अब देखते हैं, किसी भी स्थान पर जब सूर्य का प्रकाश अपने उच्च बिंदु पर होगा तो वहाँ दोपहर घड़ी में दोपहर के 12 बजे होंगे, ठीक है। अब इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, इंडिया में भी तो ऐसा है ना, अब ग्रीनविच पर 12 बजे हैं तो इंडिया में कब 12 बजेंगे, क्या होगा, ये नहीं, इंडिया में 12 तभी बजेंगे जब इंडिया में सूरज हमारे सर पर होगा। तो उदाहरण के लिए चलो एक चीज़ और देखते हैं। अब अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होगा। अब ये कह रहा है कि अलग अलग याम्योत्तर, भाई जितनी भी याम्योत्तर हैं अब उनमें अलग अलग समय, भाई ऐसा तो नहीं है ना कि एक याम्योत्तर पर दोपहर थोड़ी देर बाद हो रही है, उसके 4 मिनट बाद दूसरी 2 याम्योत्तर पर दोपहर होगी, उसके 4 मिनट बाद तीसरी याम्योत्तर पर दोपहर होगी, क्योंकि सूरज तो है वो धीरे धीरे हर याम्योत्तर पर जाएगा। जैसे जैसे अर्थ घूमेगी सूरज के सामने आएगी, तो जो अक्षांश है, जो अक्षांश सूर्य के सामने आएगी उसी अक्षांश पर तो दोपहर होती आएगी ना, ठीक है ना, आप समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर एक अक्षांश के अकॉर्डिंग टाइम रखा जाएगा, घड़ी बनाई जाएंगी। तो आप यहाँ ये कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए आप ये देखिए, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। क्यों भाई, एक बहुत सी देशांतरों से होकर जा रही है, जैसे भारत में द्वारका से, गुजरात के द्वारका से असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इस मैप पे, ये याम्योत्तर हमारी यहाँ है, एक याम्योत्तर तो ये है जिसमें कि मानक याम्योत्तर देशांतर है, ये एक देशांतर ये है, ठीक है ना। इंडिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ गुजरात है और यहाँ असम है। तो अपना घर देख ले। अब ये देखो, यहाँ जो है ये देशांतर है, इस देशांतर में और इस देशांतर से इसके बीच में कितना, 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है ना, इनके बीच में, यानी कि इसके बीच में इतनी देशांतर आ जाती हैं। तो अब यह तो नहीं है कि यहाँ की घड़ी अलग होगी यहाँ का टाइम अलग होगा, नहीं। तो इसके लिए इंडिया में क्या किया गया भाई, अब जो गाड़ी यहाँ से यहाँ जाएगी उसके लिए अलग अलग टाइम थोड़ी होगा, तो इसलिए पूरे देश के टाइम का कन्फ्यूज़न मिटाने के लिए क्या कर दिया गया कि ये बोले कि चलो एक मिडल
बीच की निकालते हैं, यानी कि अपने इंडिया की भी टाइमलाइन बना लेते हैं। तो ये इंडिया की टाइमलाइन बना ली। अब क्या किया भाई, तुम ये बिल्कुल सेंटर में लिया है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सेंटर में लिया है। तो इन्होंने क्या किया कि चलो भाई इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ 1 घंटा, और तुम इधर आ जाओ, यानी कि तुम तो पीछे आ जाओ और तुम आगे आ जाओ। अगर यहाँ 6 बजे हैं तो भाई तुम यहाँ 7 बजा लो, अगर यहाँ 8 बजे हैं तो तुम भी यहाँ 7 बजा लो। यानी कि यहाँ सूरज निकल गया जल्दी 6 बजे, और यहाँ सूरज निकलेगा 8 बजे। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक जगह टाइम अलग और एक जगह टाइम अलग बना दे। तो क्या कर दिया, इनको 1 घंटा पीछे ले दिया, इनको 1 घंटा आगे ले दिया, और टाइम फिक्स कर दिया 7 बजे। अब यहाँ भी 7 बजेंगे, यहाँ भी 7 बजेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही देश में 2 टाइम होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ भी 7 बज गए और यहाँ भी 7 बज गए, और किस वजह से, सेंटर से। तो हमारे जो ये इंडिया के बीच में 82 डिग्री, यानी कि 82 सही 1/2 पूर्व देशांतर को टाइमलाइन माना गया है, मानक यामयोत्तर। ये हमारे यहाँ का टाइम फिक्स करते हैं। और ये कहाँ से जा रही है, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से, या मिर्जापुर, ठीक है ना, नैनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ये याद रखना इंडिया की टाइमलाइन है, मानक यामयोत्तर। 82 सही 1/2 पूर्व, ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी जो की पॉइंट्स होते हैं ना, पूर्व उत्तर दक्षिण, इनको बड़े ध्यान से पढ़ना, इन्हीं से कंफ्यूज कर दिया जाता है क्वेश्चन। आंसर दिखने में सेम दिखेंगे, पर ये जो छोटे से पॉइंट्स हैं यही डिफरेंस ला देते हैं कि कहाँ पूर्व और कहाँ उत्तर, ठीक है ना। तो इनको ध्यान से पढ़ना। तो 82 सही 1/2 पूर्व इलाहाबाद के, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, नैनी या मिर्जापुर जो भी आए, वहाँ क्या है हमारी मानक यामयोत्र इंडिया की, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, जो ये असम है और ये गुजरात है, यहाँ 2 घंटे का, लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट। इसलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि, चलिए भाई जल्दी से वीडियो को कंप्लीट करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी भी यामयोत्र के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। जो हमने पढ़ लिया कि भाई देश के मध्य से जो यामयोत्र या देशांतर जा रही है, उसको हमने अपना टाइम बना लिया है, मानक समय रेखा, ठीक है ना। ये सब यही दे रखा जो अभी हमने पढ़ लिया। अब ये जो दे रखा है इसमें भी सब यही बता रखा है कि भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच में दोपहर 2 बजे, मतलब कि इंग्लैंड में क्रिकेट का मैच हो रहा है, वो दोपहर 2 बजे शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो इंग्लैंड में 2 बजे है, तो इंडिया तो क्या है, इंडिया तो वहाँ से 5.5 घंटे आगे। ये ध्यान से देखिएगा, इंडिया जो है इंग्लैंड के जो जो ग्रीनविच है उससे 5.5 घंटे आगे है, यानी कि हमारे देश में आगे है। तो अब क्या होगा, वहाँ 2 बजेंगे तो यहाँ क्या बजेंगे, यहाँ शाम के 7:30 बजेंगे। और अगर मैच चलता है 6-7 घंटे, तो क्या होता है, तो भाई हमें तो सारी रात काली करनी पड़ेगी ना मैच देखने के लिए। अब वहाँ तो दोपहर 2 बजे शुरू हुआ, पर हमारे यहाँ तो 7:30 बजे शुरू हो गया। अब मैच चल गया 6 घंटे, तो क्या हो गया, सारी रात हम तो सोएंगे नहीं। तो वो ही इसमें कहा गया है कि वो अपने दोस्त से कह रहा है कि मैं तो सारी रात आज सो नहीं पाऊंगा क्योंकि मैच चलेगा। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है कि आप कैसे समझे। तो इंडिया ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, ध्यान रखिएगा। और हर एक देशांतर रेखा का डिफरेंस जो है 4 मिनट का है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। और अब ये क्या कह रहा है भाई, भारत ने तो अब एक मानक रेखा को अपना लिया, क्योंकि भारत की बेस सिचुएशन इस तरह से थी कि हमने तो अपना कंट्रोल करके एक मानक रेखा बना ली। पर जो बहुत से देश है ना, वहाँ अलग अलग है। रूस में कितनी है पता है, रूस में 11 मानक रेखाएं हैं, 11 टाइमलाइन बना रखी, 11 समय, ठीक है ना, 11 जगह से टाइम को मापा जाता है, ठीक है। और पृथ्वी को क्या किया गया है, 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। और इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। यानी कि अब आपको जो समझाना चाहा था मैंने इस वीडियो में, यही कि देशांतर क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्यों जरूरी है, ठीक है ना। अक्षांश क्या है, अक्षांश तो तापमान को बताती है, टेम्परेचर को, ठीक है। और देशांतर टाइम को बताती हैं। किसी भी जगह के एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें देशांतर और अक्षांश के बारे में पता होना चाहिए। चलिए भाई, आज का वीडियो होता है यहीं ख़त्म। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और अगर ना समझ में आया हो, कहीं कोई कमी लगती है, या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इतना ही कर दीजिए, बाकी कंटेंट देना मेरा काम है। थैंक यू।